अगर मैं आपसे कहूं कि पीएफएमए कंडक्ट करके आप ना सिर्फ एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं बट बहुत सारा कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं, तो शायद आप मेरी बात का यकीन ना माने। पूरा श्योर हूं अगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप जरूर मान जाएंगे कि आप पीएफएमए कंडक्ट करके बहुत सारा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं वीडियो में पीएफएमए को डिटेल में कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएफएमए क्या है, पीएफएमए का ओरिजिन कैसे हुआ, पीएफएमए क्यों यूज करते हैं, पीएफएमए कौन कौन कर सकता है, पीएफएमए को कैसे करते हैं, पीएफएमए के नए एडिशन में क्या चेंजेस हैं, पीएफएमए कब करना चाहिए और पीएफएमए के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चल गुरु हो जा शुरू। सबसे पहले पीएफएमए होता क्या है। पीएफएमए इज अ स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल टूल जो हमें हेल्प करता है पोटेंशियल फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करने में, उन फेलियर मोड्स के क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं और उन इफेक्ट के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ये पीएफएमए हमें उसमें गाइड करता है। जैसे हम एग्जांपल ले, रियल लाइफ एग्जांपल कि सपोज कीजिए आप कनाडा जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उस आप फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, बिफोर लिविंग योर हाउस आप एक चेकलिस्ट बनाओगे कि कनाडा में ठंडा टेम्परेचर है, वहाँ पे तापमान इंडिया से ठंडा है, तो आप गर्म कपड़े साथ में कैरी करेंगे। तो एक फेलियर मोड हो सकता है कि वहाँ पे आपको ठंड लग जाए या वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली लो है जो आपकी बॉडी अडेप्ट ना कर पाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल क्या कर रहे हो कि आप गर्म कपड़े लेके जा रहे हो। दूसरा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, वहाँ पे आप मेडिकल इंश्योर्ड नहीं होगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो कुछ बेसिक मेडिसिन आप साथ में लेके जाओगे। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है पीएफएमए का जो आप कर रहे हो। आपका प्रोसेस क्या है, आप ट्रैवल कर रहे हो कनाडा को। अभी हमने कवर किया कि पीएफएमए क्या है, अब हम बताएंगे कि पीएफएमए का ओरिजिन कैसे हुआ। पीएफएमए का ओरिजिन जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये भी एक कोर टूल है। बाकी 4 कोर टूल है, पीपैप, एमएसए, एसपीसी एंड एपीक्यूपी। तो पीपैप का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर चेक करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इसका जो मेन ओरिजिन है, जो हम रूट्स बोल सकते हैं, वो फेलियर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस में है, जो कि यूएस मिलिट्री ने वर्ल्ड वॉर 2 में उनके डिफेंस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यूज किया। फिर इसको ऑटोमोटिव में फोर्ड ने अडॉप्ट किया जब उनका पिंटो मॉडल में बहुत सारे ब्लास्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे या बर्निंग के प्रॉब्लम आ रहे थे। उसका कारण क्या था, उनके फ्यूल पंप की लोकेशन गलत थी, जो टकराती थी एंड कार में ब्लास्ट होता था या फायर लगती थी। तो उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एफएमए का यूज किया एंड उसके बाद ये इनकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन गया और इसका भी कंट्रोल या गाइडलाइंस AIAG ही बताता है। अभी तक हमने कवर किया कि पीएफएमए का ओरिजिन कैसे हुआ, तो अब हम जानेंगे पीएफएमए यूज क्यों करना चाहिए, पीएफएमए यूज करने से हमें क्या फायदा होगा। तो पीएफएमए का यूज समझने से पहले हमें रूल ऑफ 10 समझना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ 10 के हिसाब से कि अगर कोई कंप्लेंट फील्ड से आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 10 गुना होता है एज कंपेयर टू अगर वो फाइनल इंस्पेक्शन पे पकड़ा जाए। और जो फाइनल इंस्पेक्शन पे पकड़ा जाता है डिफेक्ट या प्रॉब्लम, उसका जो इम्पैक्ट है वो 10 गुना होता है अगर वो इनकमिंग पे ही पकड़ा जाए, इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टेज पे ही पकड़ा जाए। और जो इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टेज पे पकड़ा जाए उस फेलियर के इम्पैक्ट 10 गुना होता है एज कंपेयर टू जो डिजाइन स्टेज पे पकड़ा जाए। डिजाइन कुड बी प्रोसेस और प्रोडक्ट डिजाइन। तो अब देखिए कि अगर हम प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन के टाइम, जो पीएफएमए करते हुए टाइम, हम अपना पूरा ध्यान से चीजों को प्लान करके करेंगे तो हमें जो कॉस्ट का इम्पैक्ट है कैन बी 1000 टाइम, 1/1000 टाइम्स कम इम्पैक्ट होगा कॉस्ट वाइज अगर हम सही से पीएफएमए करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि पैसों की बारिश होती है या पैसे बहुत सेव कर सकते हो अगर आप अच्छे से पीएफएमए कंडक्ट करते हो। तो ये रूल बिल्कुल प्रूव करता है कि पीएफएमए अगर सही तरीके से कंडक्ट किया जाए तो बहुत सारा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो हमने कवर कर लिया कि पीएफएमए क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसको क्यों यूज करें। और उसके बाद हम कवर करेंगे कि कौन कौन पीएफएमए करता है आजकल, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो पीएफएमए करती है। तो पीएफएमए वाज स्टार्टेड बाय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, है जिसका यूज बहुत प्रोमिनेंटली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने किया है। बट आज के टाइम में ऑल द इंडस्ट्रीज हैव अडॉप्टेड इट, वेदर इट इज हेल्थ केयर और एरोस्पेस, सब इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी तक हमने जाना कि पीएफएमए क्या होता है, पीएफएमए का ओरिजिन कैसे हुआ, पीएफएमए क्यों यूज करते हैं, पीएफएमए कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अब हम जानेंगे पीएफएमए को कैसे परफॉर्म किया जाए या कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। पीएफएमए कैसे परफॉर्म करे उसको जानने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स को जानना जरूरी है। प्री रिक्विजिट्स होते हैं प्री रिक्वायरमेंट, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है ताकि हम पीएफएमए को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो पहला है कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, आपके कस्टमर को आपको समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर कैन बी इंटरनल कस्टमर, जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो आपके फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरनल कस्टमर का रिलेशन हो सकता है।
और एक्सटर्नल कस्टमर जो आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस के बाहर काम करते हैं या जिनको आप सप्लाई करते हैं या जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इंटरनल कस्टमर हो सकते हैं जो आपके ऑपरेटर हैं, इंटरनल जो करंट ऑपरेशन के लोग हैं वो आपके इंटरनल कस्टमर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर का कस्टमर है प्रोडक्शन, राइट। दूसरा हो सकता है नेक्स्ट ऑपरेशन, सपोज कीजिए OP10 पे मिलिंग हुआ, वो नेक्स्ट ऑपरेशन पे जा रहा है तो वो नेक्स्ट ऑपरेशन वाला उसका कस्टमर हो गया। एक्सटर्नल कस्टमर में जैसे आप किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पार्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल कस्टमर हो गया, और वो एक्सटर्नल कस्टमर जो आपका है मैन्युफैक्चर करके फर्दर एंड यूजर को दे रहा है तो वो भी आपका एक्सटर्नल कस्टमर हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी OEM को जैसे मारुति को कुछ पार्ट सप्लाई करते हैं तो मारुति भी आपका कस्टमर है, और वो मारुति में जिस गाड़ी में पार्ट लग के एंड यूजर तक गई वो एंड यूजर भी आपका कस्टमर है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारा कस्टमर क्या है, क्योंकि उस कस्टमर पे क्या इंपैक्ट आएगा उसी बेसिस पे हम कंट्रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जो फेलियर मोड का इंपैक्ट है देखते हैं कि हर कस्टमर पे क्या आ रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर पे क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हम एक्शंस डिसाइड करते हैं। सेकंड प्री रिक्विजिट इज कि इट्स अ टीम गेम। अगर PFMEA जो परफॉर्म कर रहे हैं आप, वो टीम गेम है। वो अकेला बंदा कॉन्फ्रेंस रूम में अगर PFMEA बना रहा है दैट इज नॉट PFMEA, वो कागज काले करना बोला जाएगा उसको। तो PFMEA इज अ टीम गेम। अकेले सिर्फ एक चीज़ की जा सकती है, वो है नोकिया की जो स्नेक गेम खेलते थे हम, वो ही अकेले खेल सकते हो आप। बाकी जो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस में एक्टिविटीज़ होती हैं वो टीम गेम होती हैं। तो ये एक PFMEA का एग्जांपल है जो AIAG से मैंने रेफरेंस लिया है। तो दिस इज द जो लेआउट है PFMEA का इस प्रकार का होता है। चलो अब हम स्टेप्स पे चलते हैं कि PFMEA कैसे परफॉर्म किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप है जो हमें प्रोसेस को रिव्यू करना है। अब प्रोसेस रिव्यू करने के लिए 3 सब स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज कि हमें कुछ की पैरामीटर्स हैं या की हेडिंग्स हैं जो डिफाइन करनी ज़रूरी हैं, सो दैट हम जब PFMEA परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हों। जैसे कि पहला है कि PFMEA नंबर इज यूनिक आईडी ऑफ दैट PFMEA। एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा जो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल प्रोसीजर के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि एक आधार कार्ड की तरह काम कर रहा है उस PFMEA के। उसकी पहचान, PFMEA की पहचान उस PFMEA नंबर से होगी। सेकेंड इज आइटम में कि वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सब सिस्टम है और कौन सा कंपोनेंट है। सिस्टम क्या है, जैसे चेसिस सिस्टम, एक चेसिस सिस्टम इज अ सिस्टम और ब्रेक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ चेसिस सिस्टम, और ब्रेक पैड इज कंपोनेंट ऑफ ब्रेक सिस्टम। तो इस हिसाब से हमें डिफाइन करना जरूरी है कि ये जो हम PFMEA परफॉर्म कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सिस्टम के लिए, सब सिस्टम या कंपोनेंट लेवल के लिए। देन थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस प्रोजेक्ट या इस पार्ट के प्रोसेस डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस डिजाइन ऑफ दिस पार्ट। जनरली इसमें प्रोसेस इंजीनियर को रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉडल ईयर्स, कि कौन से मॉडल में ये यूज हो रहा है और उस मॉडल का इंटेंडेड पीरियड क्या है। देन कम्स की डेट वो डेट है जो हमारी प्लान्ड FMEA की कंप्लीशन डेट थी। सपोज कीजिए हमने जब APQP टाइम प्लान बनाया तो तब हमने PFMEA की क्या डेट डिसाइड की कि इस डेट तक PFMEA कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज की डेट। देन F इज ओरिजिनल डेट में वो डेट होगी जो एक्चुअल में PFMEA कंप्लीट हुआ। की डेट इज जहाँ पे प्लान्ड PFMEA डेट थी हमारी कंप्लीशन डेट, और ओरिजिनल डेट में हमारा एक्चुअल कौन सा डेट था जिसपे PFMEA कंप्लीट हुआ। देन इज कोर टीम इज कि कौन सी CFT इन्वॉल्व थी, द नेम ऑफ एवरी पर्सन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनका, ये सब चीज़ें इसमें वी कवर। देन प्रिपेयर्ड बाय, PFMEA को भरने की इन द सेंस इस फॉर्मेट में फिल करने की या रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो इस सेक्शन में आएगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ रिव्यू ऑफ प्रोसेस इज PFMEA की लिंकेज विद PFD इज अ इनपुट फॉर PFMEA बनाते हुए हम PFD को इनपुट लेते हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस है उसको हम इनपुट लेते हैं। तो इस टाइम पे हम ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर प्रोसेस हम रिव्यू करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं PFMEA में, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकमिंग ऑफ मटेरियल टिल द पार्ट वी डिस्पैच टू कस्टमर। ये सारा बीच में जो भी प्रोसेसेस है वो PFD में कवर होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ मैकडोनल्ड का प्रोसेस, जैसे हमने सब मैकडोनल्ड पे जाते हैं जब हम ईट समथिंग, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि वो रॉ मटेरियल प्रिक्योर करते हैं मैकडोनल्ड वाले, राइट। उसके बाद पैटी अलग से कुक करेंगे, बन को अलग से कुक करेंगे, फ्राइज को अलग से कुक करेंगे, राइट। उसको फिर दे स्टोर इट, जो भी उनका मटेरियल बनाया उन्होंने कुक किया उसको स्टोर कर लेंगे। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया दे असेंबल इट एंड डिलीवर इट टू कस्टमर। जैसे आपने ऑर्डर दिया कि ये मेरे को मैक आलू टिक्की चाहिए, तो वो आलू टिक्की, बन, ये सब असेंबल करेंगे, एक डब्बे में डालेंगे और आपको दे देंगे। तो ये इन नटशेल मैकडोनल्ड का प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया कि उनका प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हैं। उनका जो RM स्टोरेज है, उसके बाद प्रोसेस करते हैं उसको, वो उसके बाद WIP में जाता है। तो ईच एंड एवरी स्टेप
तो ऐसे ही आपके प्रोसेस को आपको कंप्लीटली माइन्यूट स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा, उन स्टेप्स को फिर PFMEA से लिंक करना पड़ेगा। तो PFMEA जो हम प्रोसेस रिव्यू है वो बहुत हैंडी होता है, बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक तो वो टीम को प्रोसेस के साथ फेमिलराइज करता है, उसके एलिमेंट्स के साथ, के टीम को एक इमेजिन करना, या जब वो डिस्कशन हो रहा है दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन समथिंग जब उन्होंने प्रोसेस एक्चुअल में देखा होगा, राइट। दूसरा, हम मेक श्योर करते हैं कि PFMEA में कोई स्टेप मिस ना हो जाए। जब हम प्रोसेस को अच्छे से रिव्यू करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि PFMEA में कोई स्टेप मिस ना हो जाए, राइट। एंड थर्ड इज कि जब हम गैम्बा वॉक करते हैं तो हम हर एलिमेंट ऑफ प्रोसेस से बहुत फेमिलराइज हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। अदर इनपुट्स इन प्रोसेस रिव्यू आर लाइक DFMEA, हमारा ड्राइंग्स एंड डिजाइन रिकॉर्ड्स, देन बिल ऑफ प्रोसेस, देन इंटर रिलेशनशिप मैट्रिक्स, देन पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री, देन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी हिस्ट्री। ये सब चीजें PFMEA के लिए इनपुट का काम करती हैं अपार्ट फ्रॉम PFP। देन थर्ड segment of process review is defining the process step and function and requirement. Process step and function requirement basically जैसे this comes in the first column of PFMEA. Process step is identification of that step, जो कि PFT में भी same step name होगा या number होगा, control plan में भी same process step या name और number होगा, and PFMEA में भी same process step and number हम use करेंगे। Process function is कि उस step का purpose क्या है, What is the purpose of that step, जो हम स्टेप को एनालाइज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ये आप आगे एग्जांपल जब हम डिस्कस करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, बट प्रोसेस फंक्शन इज स्टेप का पर्पस क्या है। देन इज प्रोसेस रिक्वायरमेंट, कि उस प्रोसेस का इंटेंडेड यूज क्या है, उसकी इंटेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है उस प्रोसेस फंक्शन की, वो हम इसमें कवर करते हैं। अब इसके लिए आप अलग अलग कॉलम में भी इनको स्प्लिट कर सकते हो और बहुत जगह इनको सेम कॉलम में भी कवर किया जाता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप एक ही कॉलम में उसको कवर करेंगे, मल्टीपल कॉलम। सेकंड स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग PFMEA इज ब्रेनस्टॉर्मिंग द पोटेंशियल फेलियर मोड्स। अब जैसे PFMEA का फुल फॉर्म इज पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस, राइट। तो हम पहले सबसे फेलियर मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से फेलियर मोड है जिनकी वजह से फेलियर हो सकता है और उसका इम्पैक्ट हमारे पार्ट पे आ सकता है या हमारे प्रोडक्ट प्रोसेस पे आ सकता है, जिसकी वजह से वी वोंट बी एबल टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो वो फेलियर मोड्स हम इस स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं। इस स्टेप को समझने से पहले फेलियर मोड का हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। फेलियर मोड रिप्रेजेंट एनी मैनर जिसमें प्रोसेस या प्रोडक्ट अपना इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म कर ना पाए। नाउ फेलियर मोड वी कवर इन द सेकंड कॉलम ऑफ आवर PFMEA। हम इसमें सारे मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी फेलियर मोड्स हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वो हम कवर करते हैं। फेलियर मोड इज जनरली नेगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, के अगर हम जो हमने रिक्वायरमेंट पिछले कॉलम में मेंशन की है अगर उसको हम निगेट कर देंगे कि ये चाहिए था और ये नहीं हुआ, दैट इज अ फेलियर मोड, राइट। तो इट्स वेरी वेरी क्लियर, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब किया है तो फेलियर मोड आपको डिस्क्राइब करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लच का फ्लाईव्हील के साथ अगर हम माउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस स्टेप। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, OP50 इज द फंक्शन नेम, राइट, जो हमने पिछले बात की। तो क्लच माउंटिंग ऑन फ्लाईव्हील यूजिंग टॉर्क गन इज द प्रोसेस। हमने डिटेल में प्रोसेस बताया, क्लच माउंटिंग ऑन फ्लाईव्हील यूजिंग टॉर्क गन। देन रिक्वायरमेंट कैन बी, एक तो 6 टॉर्क स्क्रू, टॉर्क्स इज टाइप ऑफ स्क्रू, तो 6 टॉर्क्स टाइप के स्क्रूज लगेंगे। देन स्क्रू का टाइप क्या है, M10 10.9 ग्रेड स्क्रूज, राइट। अब एक रिक्वायरमेंट ये है कि असेंबली का सीक्वेंस है जो वो स्टार फॉर्म में होना चाहिए, कि पहले ऑपोजिट स्क्रूज टाइट होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें मिसअलाइनमेंट नहीं होगी। देन अगला रिक्वायरमेंट क्या है कि गैप नहीं होना चाहिए स्क्रू और क्लच प्लेट के बीच में। देन अगला रिक्वायरमेंट क्या है, टॉर्क नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। आई थिंक ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें टॉर्क एज पर स्पेसिफिकेशन इज द रिक्वायरमेंट, राइट। टॉर्क नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन इज नॉट रिक्वायरमेंट, टॉर्क एज पर स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायरमेंट। अभी हमें रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो हम जब रिक्वायरमेंट्स को नेगेट करेंगे तो विल रीच फेलियर मोड्स। जैसे कि 6 टॉर्क स्क्रू चाहिए, तो फेलियर क्या होगा कि वो 6 टॉर्क स्क्रू 6 नहीं है, उससे कम है, राइट। M10 10.9 ग्रेड का हमें स्क्रू चाहिए, फेलियर मोड क्या है, वो उस ग्रेड का उस साइज का स्क्रू नहीं है। सिमिलरली असेंबली प्रोसेस या असेंबली सीक्वेंस हमारा स्टार शेप होना चाहिए, वो स्टार शेप नहीं है, दैट इज अ फेलियर मोड। तो अगर हमने रिक्वायरमेंट क्लियरली और अच्छे तरीके से डिफाइन की है तो फेलियर मोड डिफाइन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Then the third step is to list potential effects of those failures, right? जो failure modes हैं उनके क्या impact आ सकते हैं वो हमें list down करना ज़रूरी है।
इससे पहले जब हमने प्री रिक्विजिट्स में देखा था कि हमारे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो वो इसलिए जरूरी है ताकि हम डिफरेंट कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो इस स्टेज पे कंसिडर कर पाएं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर टॉर्क स्क्रू 6 चाहिए थे वो उससे कम है, तो इम्पैक्ट क्या क्या आ सकता है। एक तो एंड यूजर पे इम्पैक्ट आ सकता है कि प्रॉब्लम इन क्लच एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, कि अच्छे से वो टाइट नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्लच टूट भी सकता है, क्लच की एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, जैसे सपोज कीजिए आप क्लच सप्लायर है, आप मारुति को दे रहे हैं या होंडा को दे रहे हैं, तो मारुति के पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम, वहां पे असेंबली में प्रॉब्लम आ सकता है, या आपके यहाँ पे डिस्पैच रोकना पड़ सकता है सारा सॉर्टिंग के लिए। तो ये हम इम्पैक्ट देखते हैं कि उस फेलियर मोड का क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे डिफरेंट कस्टमर, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर पे। ऐसे ही M10 का अगर ग्रेड गलत होगा तो एंड यूजर पे क्लच ब्रेकेज का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि क्लच का स्क्रू का ग्रेड अगर कम होगा रिक्वायरमेंट से तो वो टूट सकता है। तो इस हिसाब से हमें फेलियर मोड्स के इफेक्ट देखने होंगे इस स्टेज पे, राइट। नेक्स्ट कम्स असाइनिंग सिवियरिटी रैंकिंग। सीवियरिटी रैंकिंग इज बेसिकली कि हम एज्यूम कर लेते हैं फेलियर हो गया तो उसकी कितनी सीवियरिटी है, उसका रिस्क का जो डैमेज है वो कितना ज़्यादा होगा, तो उसके बेसिस पे हम सीवियरिटी देते हैं। 1 बीइंग द इट्स लीस्ट सीवियर, 10 बीइंग इट्स मोस्ट सीवियर, राइट। 9 और 10 हम जनरली सेफ्टी पार्ट्स में या सेफ्टी ऐसे पार्ट्स में जिनमें सेफ्टी फेलियर हो सकते हैं उन्हीं में देते हैं। एंड सीवियरिटी खुद से कभी नहीं चेंज होती है, आप सीवियरिटी को सिर्फ प्रोसेस और प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज करने के बाद ही चेंज कर सकते हो, बिना उसके आप सीवियरिटी रेटिंग चेंज नहीं कर सकते। सो सीवियरिटी रैंकिंग देने का जो क्राइटेरिया है वो जनरली CFT डिसाइड करती है। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके हिसाब से सीवियरिटी कैसे आप डिफाइन करोगे। ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इन एग्रीमेंट विद कस्टमर कि ये हमने डिसाइन किया है एंड कस्टमर शुड से इट इज ओके फॉर देम। तो बट जनरल गाइडलाइंस आर कि अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो 2 नंबर तब देते हैं जब माइनर डिसरप्शन है आपकी प्रोडक्शन में, 3 से 6 नंबर तब देते हैं जब मॉडरेट डिसरप्शन है, 7 से 8 नंबर तब देते हैं जब मेजर डिसरप्शन है, और 9 और 10 तभी देते हैं जब रेगुलेटरी एंड सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। और एंड यूजर के परस्पेक्टिव से हम रेटिंग 2 to 4 देते हैं माइनर एनॉयंस के। उसको ऐसी चीज़ है कि 50 to 60%, 50 to 75% पीपल वोंट इवन नोटिस, तो उस केस में 2 to 4 देते हैं। 5 to 6 अगर लॉस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन है, लाइक, एंड 7 to 8 देते हैं जब लॉस ऑफ प्राइमरी फंक्शन हो। जैसे सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है, AC का प्राइमरी फंक्शन इज गाड़ी को ठंडा करना, बट उसमें अगर नॉइस आ रही है दैट इज सेकेंडरी डिग्रेडेशन, बट अगर वो ठंडा करना ही बंद कर दे दैट इज प्राइमरी फंक्शन डिग्रेडेशन। सो प्राइमरी फंक्शन लॉस होता है तब हम 7 to 8 देते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन लॉस है तो उस केस में हम 6 to 5 देंगे। और 9 to 10 अगेन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी नॉन कंप्लायंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। एक्चुअल में CFT विद इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर शुड डिसाइड के उनके लिए सीवियरिटी की रैंकिंग के क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल पैरामीटर्स, और जो हमें कस्टमर ने डिफाइन किया कि दीज आर द क्रिटिकल पैरामीटर्स, वो हम क्लासिफिकेशन में डिफाइन करते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। 6th स्टेप इज पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर्स, कि हमने जो फेलियर्स हुए उनके मोड्स हमने देखे, मोड्स के बाद हमने सीवियरिटी उनका क्या होता है वो हमने डिफाइन की। अब हम देखते हैं कि फेलियर के पोटेंशियल कॉजेज क्या हो सकते हैं। इस स्टेज पे हम उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे हमने बोला कि स्क्रू 6 होने चाहिए, 6 स्क्रू नहीं है दैट इज अ फेलियर, तो उसका कॉज, वन ऑफ द कॉज कुड बी कि उसका रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइंड नहीं है, राइट। दूसरा, ऑपरेटर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, राइट। तीसरा, देयर इज नो विजुअल इंडिकेशन फॉर दैट रिक्वायरमेंट। तो दीज कैन बी पोटेंशियल कॉजेज फॉर दोज फेलियर्स। तो हमें वो सारे कॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं एट दिस स्टेज। देन नेक्स्ट कम्स असाइनिंग अकरेंस रेटिंग। अकरेंस रेटिंग हम बेसिकली देते हैं हमारे पास्ट फेलियर के बेसिस पे। अगर हमारे पास वो पार्ट नहीं चल रहा है तो हम सिमिलर पार्ट की पास्ट फेलियर हिस्ट्री के बेसिस पे अकरेंस रेटिंग देंगे। अकरेंस रेटिंग 1 to 10 होती है, 1 बीइंग द लीस्ट लाइकली टू हैपन, 10 being most likely to happen. Basically occurrence is probability of that defect occurring. उस डिफेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम occurrence rating बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8 इज डिफाइनिंग करंट प्रोसेस कंट्रोल्स। इस केस में हम 2 पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वन इज प्रिवेंटिव कंट्रोल, सेकंड इज डिटेक्शन कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल के उस चीज को होने ही ना दे, दैट इज प्रिवेंटिव कंट्रोल। डिटेक्शन कंट्रोल मतलब वो हो गया तो वो पकड़ा जाएगा, तो दैट इज डिटेक्शन कंट्रोल। हमारा हमेशा ट्राई होना चाहिए कि पहले हम प्रिवेंटिव कंट्रोल पे काम करें, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो पा रहा देन ओनली वी शिफ्ट टू डिटेक्शन कंट्रोल।
Ninth step is assigning detection rating. Detection rating is basically how likely we are to detect that defect. Suppose कीजिए हम assume करते हैं कि वो defect हो गया या failure हो गया, तो उस failure को हम identify करने के लिए कितना हमारी क्षमता है या हमारा process का कितने controls हैं, उसके basis पे हम detection rating देते हैं. One being बहुत कम chances हैं कि पाएगा, हम उसको पकड़ लेंगे, it is very very much in our reach. और 10 बीइंग कि बहुत मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना. स्टेप 10 इज डिटर्मिनिंग एक्शन प्रायोरिटीज. एक्शन प्रायोरिटीज डिफाइन करने के लिए हम आरपीएन नंबर का हेल्प लेते हैं. आरपीएन नंबर इज सीवियरिटी मल्टीप्लाइड बाय अकरेंस मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन. जनरली इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि दे टेक अ थ्रेशोल्ड फॉर आरपीएन के 100 से ऊपर आरपीएन है तो उस पर एक्शन लेना है. बट एआईएजी डिस्करेजेस दैट प्रैक्टिस. एआईएजी बोलती है कि पहले आपको हाईएस्ट सीवियरिटी पे एक्शन लेना है. अगर 9 और 10 की सीवियरिटी वाली कोई चीज़ें हैं तो पहले उन पे एक्शन लें. दूसरा, अगर हाई एक्रेंस वाली है या डिटेक्शन वाली है 9 या 10, उन पे एक्शन ले. देन यू प्रायोरिटाइज या परेटो चार्ट बना के आप आरपीएन का उसके बेसिस पे 80-20 के प्रिंसिपल पे एक्शन ले. दिस इज द राइट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग योर एक्शन प्रायोरिटीज. बट जनरली वो थ्रेशोल्ड यूज करती है इंडस्ट्री विच इज नॉट अ सजेस्टेड प्रैक्टिस एज पर एआईएजी. नेक्स्ट, इन डिटर्मिनिंग एक्शन प्रायोरिटी वी शुड रिकमेंड एक्शंस. जो भी हमारे डिसाइड किया हमने, जो हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें आई कि किस किस पे हमें एक्शन लेना है, उन चीज़ों पे हम फिर एक्शंस डिसाइड करते हैं. जैसे हमने सपोज कीजिए हमने डिफाइन किया कि ये 5 पैरामीटर्स है या 5 प्रोसेस स्टेप हैं जिसमें सीवियरिटी इज मोर देन 8, 9 और 10 है. तो इन पे फिर विल सीएफटी वुड डिसाइड सम एक्शंस के बेस्ड ऑन दोज एक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस दिस सीवियरिटी नंबर और डिटेक्शन, इंप्रूव ऑन डिटेक्शन और रिड्यूस अकरेंस. तो इन चीज़ पे हम एक्शन लेंगे. वो एक्शन इस कॉलम में मेंशन किए जाते हैं. देन उन एक्शंस का टारगेट एंड कंप्लीशन डेट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड. ऐसा नहीं है कि गोल्स हमने डिसाइड कर लिया एक्शन बट दे आर ओपन एंडेड कि कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो. उन एक्शन की एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन होनी चाहिए, स्पेसिफाइड डेट होनी चाहिए ऑफ कंप्लीशन. उस डेट को वो कंप्लीट होने चाहिए एंड इट इज मॉनिटर्ड. नेक्स्ट कम्स एक्शन रिजल्ट्स. जो हमने एक्शंस लिए उनके क्या रिजल्ट्स आए वो हम इस कॉलम में डिस्क्राइब करते हैं. एंड बेस्ड ऑन दोस एक्शंस वी हैव टेकन, जो हमारी रिवाइज्ड सीवियरिटी अकरेंस और डिटेक्शन की रेटिंग है वो हम इन कॉलम्स में मेंशन करते हैं. एंड न्यू आरपीएम को भी हम यहाँ पे कवर करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं पीएफएमए बनाते हुए, कि पहले तो मेक श्योर क्रिटिकल फेलियर मोड्स आर एड्रेस सच एज सेफ्टी, फिट, फॉर्म, फंक्शन, मटेरियल कंसर्न एटसेट्रा. ये सब चीज़ें हम कवर करें हमारे एफएमए में. दिस इज फर्स्ट एंड foremost priority. Then make sure that high severity and RPN processes are carried over into the control plan. हमारे control plan is basically a framework to control our quality. तो वो framework to control our inputs so that our outputs are good. तो उसके लिए ये जो high severity वाले points हैं should be covered in control plan. And make sure all the processes are covered and all the past troubles, जो भी हमारे past defect histories हैं, each and every defect should be covered. Defects can be new product defect, new product development defects, customer defects, internal defects, warranty defects, etc. So वो सारे defects cover होने चाहिए हमारे PFMEA में. ये PFMEA का अगर हम बोले कि डायग्राम है how the process works. अगर if you want it you can take a screenshot, pause it over here and take a screenshot. This is very beneficial. आपको पूरा flow जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या एक्शन लेते हैं. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. अभी हमने कवर कर लिया है कि कैसे परफॉर्म करना है. अभी रिसेंटली 2018 में एआईएजी एंड वीडीए जॉइंट हैंड्स एंड उन्होंने नया एडिशन निकाला है जिसको हम वीडीए प्लस एआईएजी का फर्स्ट एडिशन बोल सकते हैं. उसमें जो मेजर चेंजेस हैं, दे हैव कन्वर्टेड दिस प्रोसेस इनटू 6 स्टेज प्रोसेस. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथड विच इज एफएमईए एमएसआर, एफएमईए फॉर मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स. देन आरपीएन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एपी, एक्शन प्रायोरिटी नंबर. एंड रिकमेंडेड एक्शन में उन्होंने 2 कॉलम्स को एडिशन किया है, दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन एंड डिटेक्शन एक्शन. सो दीज आर द मेजर चेंजेस. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर न्यू एडिशन ऑफ एफएमईए इन दिस वीडियो इटसेल्फ. तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा न्यू एफएमईए को. अगर आपको उसका ज़रूरत लग रहा है न्यू एफएमईए के एडिशन का, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें इसको. अगर इफ आई गेट 20 कमेंट्स आई विल डेफिनेटली मेक दैट एफएमईए न्यू एडिशन एफएमईए वीडियो. नेक्स्ट इज व्हेन टू परफॉर्म एफएमईए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कब कब हमें एफएमईए परफॉर्म करने की ज़रूरत है. कभी कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, देन वी हैव टू परफॉर्म एफएमईए. फॉर एग्जांपल, थिंग्स आर मूविंग टू आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंडस्ट्री 4.0 इनकॉर्पोरेट हो रही है अभी आज के टाइम में. तो उसकी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में वी हैव टू रीथिंक आवर प्रोसेस फेलियर्स. तो उस केस में हम करेंगे.
प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है, सपोज कीजिए आप ड्रिलिंग करते थे उसको आपने बोरिंग पे शिफ्ट किया है, इन दैट केस यू conduct FMEA. Then there is some customer complaint, in that case you'll be conducted FMEA. There is plant or location or environment change, process का suppose कीजिए कुछ environment, plant, all those things are changed, in that case you'll perform FMEA. और there is general review process के हर साल हम FME को रिव्यू करते हैं, उस केस में आप FMEA रिव्यू करोगे या FMEA परफॉर्म करोगे. Now what are the benefits of FMEA? FMEA के benefits हैं कि it improves processes before failure occurs. failure के होने से पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से failure नहीं होता. So this is one of the first benefits. Then safety और it increases safety and enhances customer satisfaction. Process monitoring improve होता है, performance monitoring, because we are reviewing our process every year, monthly, or whenever there is some major change point. It decreases warranty cost, waste and non-value added tasks. क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं और पहले ही हम प्री प्लान चीज़ें कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स एट द डेवलपमेंट स्टेज इटसेल्फ, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट रिडक्शन होता है या कॉस्ट रिडक्शन भी होता है. तो हमारे जो बेसिकली जो हम एक्शन ले रहे हैं उसकी बेस्ड ऑन द रिस्क, उसका क्या रिस्क है हम प्रायोरिटाइज करते हैं FMEA में. तो हमारे रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है पहले हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, फिर दूसरे को, देन वी कीप ऑन मूविंग डाउन द लेडर. हेल्प्स प्रायोरिटाइज रिस्क, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि इट हेल्प्स अस प्रायोरिटाइज जो भी हमारे रिस्क हैं, प्रोसेस में रिस्क हैं, उसमें हेल्प करता है. हेल्प बिल्ड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज बेस, क्योंकि हम वी कीप ऑन कैस्केडिंग हमारी नॉलेज, क्योंकि पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री भी हम बिल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो वी कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड वी कीप ऑन कैस्केडिंग आर नॉलेज बेस. हम एक के ऊपर एक लेयर बनता जाता है एज वी मूव, जो भी हम सीखते जाते हैं वी कीप ऑन मूविंग. आइडेंटिफाइज क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस के जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया तो हम प्रोसेस के क्रिटिकल पैरामीटर्स या क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं इन दिस स्टेप. देन एक्ट्स एज ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्योंकि हम वी कीप ऑन, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट डेड डॉक्यूमेंट. तो लाइव डॉक्यूमेंट है तो हर बार वी कीप ऑन रिव्यूइंग, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो इट इनकलकेट्स वो वाला बिहेवियर के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाना है. इम्प्रूव्स प्रोसेस रिलायबिलिटी, क्योंकि हमने प्रोसेस को पूरे अच्छे से जो भी हमारे कंट्रोल्स हो सकते हैं हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर देते हैं डिज़ाइन स्टेज पे प्रोसेस की, तो हमारा प्रोसेस का रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देन रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम. हम क्योंकि जो पास्ट में प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं हम ऑलरेडी उनके एक्शंस इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो गलतियाँ रिपीट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें डेवलपमेंट में भी टाइम कम लगता है. नाउ जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, इस वीडियो में भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ कवर करूंगा FMEA के रिलेटेड. जैसे फर्स्ट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर FMEA. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोसेस इंजीनियर, बट एक्चुअल में CFT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर FMEA, राइट. FMEA is covered in which phase of APQP? It's covered in third phase of APQP. If you have a failure mode with severity 9 and other one with severity 8, which one shall you work on? So we should work on the failure mode which has severity of 9. Can we change severity of failure mode? If yes, how? Yes, definitely we can change the severity, but only by product or process design change. No other method can help us reduce severity or change severity. What are the type of process controls? There are two type of process controls: preventive controls and detective controls. Louis Pasteur said, in the field of observation, chances favor only the prepared mind. So FMEA is a very good tool which helps you prepare and reduce risk by pre-planning things. तो आपको FMEA को ज़रूर अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको बना रहे हैं बाय सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, वो हेल्प नहीं करेगा. आपको उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है उसका फ़ायदा लेने के लिए. एंड एज ऑलवेज अगर कुछ भी आपका डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट एंड do ask in comment section, or you can email me at ms@ipsolution.in. I'll try to answer each and every of your doubts and hope you like the video. अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोर टूल सीरीज विल बी रिलीजिंग MSA वीडियो नेक्स्ट वीक, सो स्टे ट्यून. शब्बा खैर.